देखें आप, हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो एग्रीकल्चर के अंदर बकवीट, अच्छा फावा बीन्स जिसको हम बुकक कहते हैं, अच्छा इसी तरह आपका जो ये वो चीज़ें हैं जो वो ऑलमोस्ट आपके सीड्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो हाईली एंटी कैंसर हैं, एंटी डायबिटिक हैं ये, और इनके अंदर हाईली फाइबर रिच होता है। उसके अलावा आप पानी को बॉईल करें सबसे अच्छा। दूसरा, अगर बॉईल करने से लोग बाज़ दफ़ा इसलिए बॉईल नहीं करते हैं कि थोड़ा सा जायका चेंज होता है। सबसे बेहतर ये है कि अगर उसके अंदर जरासीम की मौजूदगी का खर्चा हो तो आप उसको लेमन ऐड कर सकते हैं। अगर 5 लीटर पानी में 2-3 लीमू निचोड़ के डाल दें तो वो पानी को डिसइंफेक्ट करता है, क्योंकि लेमन जो है वो उसका पीएच डिफरेंट होता है, और पानी का अगर पीएच थोड़ा सा चेंज हो जाए, अल्टर हो जाए, तो जो भी लिविंग चीज़ है उसको पीएच में जब तब्दीली आती है तो वो सर्वाइव नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज हम गिलगित बल्तिस्तान में माहौल के हवाले से, माहौलियात के हवाले से बात करेंगे। कुछ उन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे जिनका ताल्लुक़ इंसानी सेहत से है, यानी पानी की क्वालिटी है, हवा की क्वालिटी है, और एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रही हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे, उनके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज के मेहमान हैं खादिम हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर हैं APA में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जिसको कहते हैं। खादिम साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सर्दियों में एक मसला आ जाता है हमारे पास, ख़ासकर एक धुएं का कवर आ जाता है पूरे, हम जो देखते हैं शहर के अंदर, ख़ासकर गिलगित में। ये क्या वजह होती है इसकी? बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई बुलाने का। ये एक बहुत अच्छा आपके प्लेटफॉर्म से एक अच्छी अवेयरनेस के हवाले से लोगों को मैसेज जा रहा है। ये जो गिलगित में ख़ासकर सर्दियों में जो स्पेशली हमारे जो डाउन टाउन का जो एरिया है, ख़ासकर गिलगित एयरपोर्ट का जो एरिया है, उस एरिया में एक बिल्कुल डार्क कलर का एक पूरा स्मोक का एक ब्लैंकेट होता है। नॉर्मली 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमें शहरों में देखने को मिलती हैं, जिसको हम स्मोक कहते हैं। बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन होती है वो, ख़ासकर ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। ओवरऑल हमारे यहाँ स्मोक वाला फिनोमेना होता है। ये स्मोक अलग होता है, स्मोक अलग होता है। स्मोक केमिकल फिनोमेना है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे शहरों में हम देखते हैं कि ट्रैफिक जाम होती है। और ख़ासकर इसमें अगर आप हिस्ट्री में आप चले जाएँ तो ये लंदन स्मोक के नाम से बड़ा मशहूर है, क्योंकि 1950s में लंदन में ये सिचुएशन थी जब वहाँ पे कोयले जलाते थे। तो जब वो चिमनी में कोयला जलाते थे तो ये एक एयर पोल्यूशन की वजह से वहाँ स्मोक की एक कैफियत होती थी, और बाज़ तो रिपोर्ट्स इस तरह की थी कि 4,000-5,000 लोगों की डेथ्स हो गई हैं एक दिन में। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त होती है जब आप बायोमास की बर्निंग करते हैं, जो हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, और उसकी वजह से जो स्मोक है वो उसको, एक तो सर्दी में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता नहीं है, उसको डिस्पर्स होने के लिए जगह मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं, वो स्मोक को फैलने के लिए, डिस्पर्स होने के लिए जगह नहीं मिलती है। एक तो ये इसको हम इंडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं, आउटडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं। एक तो ये बाहर की जो आबहवा होती है, इसी तरह की एक सिचुएशन घरों में भी होती है, बिल्कुल, जिसको हम इंडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं। वो जब हम कोयला जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो प्लास्टिक भी जलाते हैं, पुराने टायर जलाते हैं। एक तो डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। फिर इसके अंदर कुछ जहरीली गैसें होती हैं जो कैंसर का बायस बनती हैं, और उसको हम एनवायरनमेंट की या मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में नॉन कार्सिनोजिन कहते हैं, जो कंफर्म कैंसर कॉज करता है। जैसे हम टायर जलाते हैं या प्लास्टिक जलाते हैं तो उससे डाइऑक्सिन कहते हैं उसको, केमिस्ट्री की ज़बान में। तो डाइऑक्सिन 0.00030 के बाद भी 1 नैनोग्राम अगर कोई बंदा इनहेल करे तो कैंसर कॉज कर सकता है। तो ये बहुत सारे इस तरह के जो फिनोमेना हैं, जिसमें कुछ और गैसें भी होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स को डैमेज कर रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो अस्थमा और इस तरह की जो रिस्पायरेटरी इलनेस होती है उसका बायस बनता है। तो ये एक ओवरऑल हमारे यहाँ फिनोमेना है। जो कोई स्टैंडर्ड्स हैं, कोई स्टैंडर्ड्स जिनसे जो कि नॉर्मल ख्याल किए जाते हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? जी सर, बिल्कुल। ये जो हम ऑन एंड ऑफ इसको सोशल मीडिया में भी, हम हमारा जो EP का पेज है उसमें भी हम डिस्प्ले करते रहते हैं।
जो कुछ इसमें कुछ 3-4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसमें हम उसको कहते हैं कि PM10, PM उसका शॉर्ट है, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं उसको, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं फाइन, उसमें उनका साइज़ होता है ये 10 जो होता है माइक्रोन मीटर। इसी तरह 2.5 और 1 जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, फाइन डस्ट पार्टिकल्स आपने देखा होगा, बहुत जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं आजकल जो हमारे यहाँ सफ़ेदे जो लगे हैं उनसे कुछ पार्टिकल्स, तो उसमें उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं एलर्जी का शिकार होते हैं और अस्थमा का शिकार होते हैं इसकी वजह से, और उनकी जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाती है। तो ये जो लिमिट्स हैं इसकी 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के जो नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पाकिस्तान के हैं, इसी तरह WHO के हैं। WHO की चूँकि गाइडलाइंस होती हैं उसी के ऊपर हमने अपने स्टैंडर्ड्स बिल्ड करने होते हैं, वो गाइडलाइन वैल्यू के ऊपर। तो अमूमन सर्दियों में हमारे यहाँ वो लिमिट से ज़्यादा होता है, ये 35 को क्रॉस करता है, बियॉन्ड 60 और 90 के आसपास होता है। ये कोई मेजरमेंट का है हमारे यहाँ पर तरीक़ेकार से? जी, इसका मेजरमेंट हमारे पास से जी इसमें चूँकि इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं। एक इक्विपमेंट EPA ऑफिस में ही हमारा लगा हुआ है जो गिलगित की सराउंडिंग आसपास का जो हमारा एम्बियंट एयर को जो मॉनिटर करता है, उसमें हमारे ये जो डस्ट पार्टिकल्स के साथ एक होता है ओजोन, आपने सुना होगा, एक ओजोन होता है जो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक ओजोन होता है जो ग्राउंड में होता है, जो पोल्यूटेंट है यहाँ जो रिलीज़ होता है, उसकी भी वजूहत होती हैं कहाँ से रिलीज़ होता है। वो हमारी जो गाड़ियाँ हैं NCP व्हीकल्स, एक अच्छी फैसिलिटी तो है, लेकिन इसके बुरे जो असरात हैं ये हैं, अगर उसकी प्रॉपर आप ट्यूनिंग ना करें, उसकी मेंटेनेंस ना करें, तो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड इस तरह के केमिकल्स निकलते हैं जो सनलाइट के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो उससे ग्राउंड लेवल ओजोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फ़र है और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे पैरामीटर्स मेजर करते हैं, और ख़ासकर जो कोविड के लॉकडाउन में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा। और पिछले साल जब कोविड इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद भी है, कुछ उसमें बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है, जो हमारा इकोसिस्टम को रिहेबिलिटेट। अच्छा, इसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास इमीडिएट? जी सर, इसमें जो सोल्यूशन है सबसे जो बेहतर हम जो काम कर सकते हैं वो हाउस होल्ड लेवल पे हम इसमें अवेयरनेस, लोगों को हमने अवेयरनेस देनी है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो इस तरह के जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ये हम प्लास्टिक जलाने से होते हैं, टायर जलाने से होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो अमूमन हम सर्दियों में ऑन एंड ऑफ ये जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स वगैरह हैं उनके साथ अवेयरनेस वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मोबिल ऑयल जला रहे होते हैं, टायर जला रहे होते हैं गर्म होने के लिए, उससे ज़्यादा निकलता है, खासकर ये प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं। उसके अलावा अगर आप घर में ड्राई वुड जलाते हैं उससे कम रिलीज होता है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ पे तो अक्सर ड्राई वुड ही जलाया जाता है ना, फ्यूल, क्योंकि अगर लकड़ी गीली हो तो उसमें से स्मोक ज़्यादा निकलती है, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा निकलते हैं। और कुछ जगहों में आपको पता है गोबर जलाया जाता है। इस पर हमने काफ़ी इंटेंसिव काम किया था पिछली दफ़ा सर्दियों में। हम जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं सर्दियों में, हमने होपर, इसी तरह इस्ता कस्तूर के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे गोबर जलाया जाता है, तो उसका हेल्थ के साथ लिंक हमने किया था। तो उसमें सर्दियों में उन एरियाज़ में सांस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, हाइपरटेंशन, आँखों की बीमारियाँ और अस्थमा। तो ये जी ठीक है। चलो दूसरे इशू के ऊपर आते हैं, पानी के ऊपर। अगर पीने का पानी भी हमारे यहाँ पे हम बड़ी शदीद किल्लत का शिकार हैं, थोड़ा बहुत जो मिल जाता है उसका क्या मेयार है? पानी चूँकि देखें ये सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है, और इसी के ऊपर ही हमारी जो इंसानियत का जो वजूद है इसी की वजह से। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप हम जो नमाज़ पढ़ते हैं या जो तहारत है उसकी ज़मानत पानी ही है। पानी अगर आलूदा हो तो फिर आपका सारा सिस्टम आपका डिस्टर्ब होता है। उसके भी स्टैंडर्ड्स हैं जो WHO की गाइडलाइंस वैल्यूज़ हैं, उसमें चूँकि हम कहते हैं कि ज़ीरो, उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी ई कोलाई हम उसको कहते हैं, कोलीफॉर्म होने चाहिए। ई कोलाई एक जरासीम है जो इंसानी फजले के साथ रिलीज़ होता है। ये नॉर्मल इंसानी जिस्म के अंदर हो तो ये नॉर्मल फ्लोरा है, ये जो ह्यूमन गट के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन ये फजले के साथ ये लाखों की तादाद में रिलीज़ होते हैं। अगर यही फजला पानी में शामिल हो जाए तो वो फिर पानी को आलूदा करता है, साथ ये फिर डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हैं। हमारे पास 2 सोर्सेज पानी के हैं ना इस वक्त? जी बिल्कुल। जो जुटियाल में जो दोनों इनको हम क्या कहते हैं, वाटर टैंक्स जिनको कहते हैं, जी रिजर्वायर्स, इनकी हालत आप तो विजिट करते रहते हैं। 2 कम्प्लेक्स हैं, एक बरमस का वाटर कम्प्लेक्स है, एक जुटियाल का है। इसके अलावा रिवर से भी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उसको फीड किया जाता है, जैसे जुटियाल का एरिया है, जुल्फ़िकाराबाद है, या आपका जो वहदत कॉलोनी वगैरह है। पानी का जो अगर 1 by 1 आए हैं हम, जी उसका एक रूल ये है कि पानी
की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। दुनिया में हर जगह ट्रीटमेंट होती है। रॉ वाटर है, चूँकि आपको पता है, मुझे भी पता है कि हमारे यहाँ जो भी वाटरशेड है, इसको वाटरशेड कहते हैं। अप स्ट्रीम जो है हमारे यहाँ ह्यूमन एनिमल एक्टिविटीज़ हैं, लोग रहते हैं। उन एरिया से जब पानी आ रहा होता है गर्मियों में, ख़ासकर जब स्नो की मेल्टिंग होती है, तो उसके साथ जिसको एक टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं टर्बिडिटी, गदलापन, पानी के साथ पार्टिकल्स आते हैं, उसके साथ पत्ते, मुख्तलिफ चीज़ें साथ आती हैं, तो पानी को एक तो वो गदला करती हैं। और गदलापन की भी एक लिमिट्स हैं, 5 नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टर्बिडिटी है तो आप नहीं पी सकते हैं। अच्छा। पानी अगर गदलापन है तो उससे फिर एक एज्यूम आप ये कर सकते हैं, बगैर लेबॉर्ट्री टेस्ट किए हुए, उसको हम कहते हैं सैनिटरी इंस्पेक्शन, कि पानी गदला है, उसके अंदर जरासीम भी हो सकते हैं। तो ये जो 3 कम्प्लेक्सेस हैं, वक्तन फ़वक्तन हम उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, फिर जो रिलेवेंट हमारे इदारे हैं उनको बताते भी रहते हैं। लेकिन जो सबसे कहीं ना कहीं आफाका होता है, लेकिन बाद सूरतों में चूँकि हमारे यहाँ लोगों में शऊर की कमी है, बाज़ दफ़ा लोग खुद भी गंदा कर रहे होते हैं। फिर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पाइप्स का, वो बहुत नाकिस है। ट्रीटमेंट का ये होता है कि उसकी 3-4 स्टेप्स होती हैं। एक तो पानी को आप जब टैंक के अंदर लाने से पहले जिस सोर्स से लाते हैं वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, वहाँ पे कोई मैश वेज लगा हो जिससे पार्टिकल्स वगैरह कंट्रोल हो। फिर उसके बाद उसकी सेडिमेंटेशन होती है, उसको नीचे बैठाया जाता है। सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन, फिर ट्रीटमेंट होती है, क्लोरिनेशन होती है। क्लोरिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि पानी के अंदर कोई जरासीम मौजूद हो तो उनको मारा जाए, वो ख़त्म हो जाएं। सही, इन 3 सोर्सेज में है ये सारी चीज़ें जो ये बदकिस्मती से नहीं है। नाले से पानी टैंक के अंदर आता है, टैंक से डायरेक्ट सप्लाई होता है। तो हम जो कंज्यूमर्स को क्या ऐसी बात कह सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं कि आप इस तरह करके पानी पिए? बिल्कुल, इसमें सर अभी WHO की रिकमेंडेशन ये है कि आप हाउस होल्ड वाटर ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करें। हाउस होल्ड ट्रीटमेंट ये है कि आप घर में, अगर आपके पास अंडरग्राउंड टैंक है तो पानी जब उसके अंदर चला जाता है तो कुछ हद तक पानी सेटल होता है, उसके बाद आप उसको लिफ्ट करते हैं अपर टैंक की तरफ, तो ये कुछ 30-40% उसकी ट्रीटमेंट होती है। फिर उसके बाद पानी जब सेटल होता है कुछ अरसे तक, तो जरासीम जो है उसके अंदर वो इनएक्टिव होते हैं या उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वो उनकी एक सर्टेन लाइफ होती है। ठीक है। उसके अलावा आप पानी को बॉयल करें, सबसे अच्छा है। दूसरा, अगर बॉयल करने से लोग बाज़ दफ़ा इसलिए बॉयल नहीं करते हैं कि थोड़ा सा जायका चेंज होता है। सबसे बेहतर ये है कि अगर उसके अंदर जरासीम की मौजूदगी का खर्चा हो तो आप उसको लेमन ऐड कर सकते हैं। अगर 5 लीटर पानी में 2-3 लीमू निचोड़ के डाल दें तो वो पानी को डिसइंफेक्ट करता है, क्योंकि लेमन जो है वो उसका pH डिफरेंट होता है, और पानी का अगर pH थोड़ा सा चेंज हो जाए, अल्टर हो जाए, तो जो भी लिविंग चीज़ है उसको pH में जब तब्दीली आती है तो वो सर्वाइव नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त कम है, इस वजह से एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे यहाँ पे अब देखें तो चाइना से भी फ्रूट्स भी आते हैं, और मतलब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी आते हैं, फिर पौधे आते हैं। तो ये इस क्लाइमेट के अंदर क्या एडजस्ट करते हैं? क्या इसकी वजह से कोई क्लाइमेट के ऊपर, कोई एनवायरनमेंट के ऊपर कोई डैमेज होता है? बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि ये आपके सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को डैमेज कर रहा होता है। ये एक, जिस तरह हम कोरोना के अंदर क्वारंटाइन का एक कॉन्सेप्ट है, ये प्लांट्स के अंदर भी एक क्वारंटाइन का रूल है, बाकायदा लॉज हैं। 1967 के पाकिस्तान के क्वारंटाइन एक्ट है, क्वारंटाइन रूल्स हैं। जो भी दुनिया से या किसी भी पोर्ट से आपके पास जो भी लिविंग चीज़ आती है या सीड्स की शक्ल में, क्वारंटाइन से गुजारे बगैर आप उसको प्रोपेगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसकी सबसे जो वजह गिलगित में आप देखिएगा तो जो हमारे लोकल जो प्रोडक्ट्स थी या लोकल एग्रीकल्चर क्रॉप्स थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, आपके फ्रूट्स के अंदर जो कीड़े लगे हैं वो उन्हीं की वजह से होते हैं। एक तो ये आपके इन्वायरमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, आपके इकोसिस्टम को डैमेज करता है। दूसरा, आपकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको ख़त्म करता है ये। अच्छा। जीन बैंक को ख़त्म करता है। देखें आप, हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो एग्रीकल्चर के अंदर, बकवीट, अच्छा फाबा बीन्स जिसको हम बुकक कहते हैं, अच्छा इसी तरह आपका जो ये वो चीज़ें हैं जो वो ऑलमोस्ट आपके सीड्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो हाईली एंटी कैंसर हैं, एंटी डायबिटिक हैं ये, और इनके अंदर हाईली फाइबर रिच होता है। ख़ासकर ये जो फाबा बीन्स जिसको हम नॉर्मली गिलगित में शनाम में हम बुकक कहते हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो एक तो हमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरा, उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, डोपामिन, बाकायदा यूरोप में इसको ठंडे इलाकों में काश कराया जाता है, जो पार्किंसनिज्म की जो डिजीज़ है उसका, उससे अच्छा इलाज कोई नहीं है। इसी तरह इसके अंदर बकवीट के अंदर सेलेनियम होता है, जो मोस्ट पोटेंट दुनिया का एंटी कैंसर केमिकल है। कुछ और केमिकल्स हैं जो रूटीन कहते हैं, जो
शुगर का इलाज है। ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हमारे सिस्टम से ख़त्म हो गई। दूसरी इसमें जो सबसे बुरी बात ये होती है कि जो बाहर से इस तरह की चीज़ें आती हैं वो मोनोकल्चर को प्रमोट करती हैं। आप अच्छा। एक ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप काश्त करते जाएंगे तो सॉइल ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट होता है और क्लाइमेट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट क्विकली होता है। मुझे इसका हल भी बताएं, क्या हल इसका सबसे बेहतर हल ये है कि जो भी एग्जोटिक चीज़ आती है दुनिया में, कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करें एग्जोटिक चीज़ों के बजाय। एग्जोटिक और एलियन कहते हैं हम इनको, जो बाहर से लाए, इसको हम कम से कम हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें और लोकल जो हमारी जो इस एनवायरनमेंट के साथ जो एडजस्ट हो गई हमारी अपनी क्रॉप्स हैं उनको प्रमोट करें, ताकि ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ हमारा जो इकोसिस्टम की हेल्थ है, हमारी सॉइल हेल्थ है, ये सारा मेंटेन हो और उसका क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी इम्पैक्ट है। जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कहते हैं कि इसमें जब डाइवर्स क्रॉप्स आप ग्रो करते हैं तो आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको ये सिंक करती हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया खादिम साहब, आप हमारे प्रोग्राम में नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।